हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का तीसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, हाइपर कंजुगेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपर कंजुगेशन। बच्चों, हाइपर कंजुगेशन भी एक परमानेंट इफेक्ट है। अंडरलाइन करो पहला ही लाइन जो मैंने बोला, परमानेंट इफेक्ट है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का टाइप्स है। उसके बाद आप ध्यान रखोगे, अगर जहां कहीं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर कहीं पे पाई पाई कंजुगेशन के थ्रू यानी कि पाई बॉन्ड के थ्रू अगर एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं, बोलो बोलो, मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर उसी को हमने कहा था रेजोनेंस। और अगर कहीं पे सिग्मा पाई कंजुगेशन या फिर सिग्मा पी कंजुगेशन के कारण सिग्मा पाई और सिग्मा पी कहने का मतलब क्या है बच्चों? अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। जहां कहीं भी सिग्मा पाई कंजुगेशन और सिग्मा पी कंजुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, उस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग कहते हैं, उस प्रकार के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। एम आई राइट? समझ में आ गया ना आप लोगों को अच्छे तरीके से? बिल्कुल। लिखेंगे पहले डिफिनेशन इसका कि ट्रांसमिटेंस ऑफ सबस्टिट्यूएंट इफेक्ट थ्रू सिग्मा पाई कंजुगेशन और सिग्मा पी कंजुगेशन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पे देखो, ये आपको दिया हुआ है एल्कीन। हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है सीखोगे। ये एल्कीन दिया हुआ है, इस एल्कीन से डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए sp3 कार्बन। एल्कीन, एल्काइन या कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल, ये चार में होता है हाइपर कंजुगेशन। क्या क्या बोला मैंने? एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल, ये चार आपको लेना है। उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए sp3 कार्बन। उस sp3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कम से कम एक H होना चाहिए, कम से कम एक H होना चाहिए। यहां पे 3H है और जानते हो जो भी कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल या एल्कीन या एल्काइन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। यानी कि इसमें, इस प्रोपीन में, ये प्रोपीन है ना बच्चों, 1 2 3, प्रोपीन में टोटल नंबर ऑफ अल्फा H कितना है? 3 है। यानी कि देखो हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। देखा क्या गया? देखा ये गया, यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था 154 पिकोमीटर यानी कि 1.54 एंगस्ट्रम। यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ आपको पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन में, आपको कहा था कि यहां पे बॉन्ड लेंथ होना चाहिए 134 पिकोमीटर यानी कि 1.34 एंगस्ट्रम। लेकिन देखा गया ना ही यहां पे 134 पिकोमीटर, ना ही यहां पे देखा गया 154 पिकोमीटर। देखा गया कि यहां से यहां तक पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। आखिरकार यहां पे क्यों नहीं है कंप्लीट डबल बॉन्ड, यहां पे क्यों नहीं है कंप्लीट सिंगल बॉन्ड? क्या ऐसा हुआ जिसके कारण यहां से लेके यहां तक जिस प्रकार से रेजोनेंस होता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, उसी प्रकार से यहां से लेके यहां तक पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों आया? क्या हुआ? जबकि यहां तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है, रेजोनेंस वाला कंडीशन तो है नहीं, कंजुगेशन तो है नहीं, आखिरकार यहां रेजोनेंस जैसा पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों आया? तो कहा यहां पे जो हो रहा है डबल सिंगल सिग्मा, डबल सिंगल सिग्मा अल्फा H, डबल सिंगल अल्फा H, डबल सिंगल अल्फा H सिग्मा वाला, ये पाई ये सिग्मा, ये पाई ये सिग्मा, ये पाई ये सिग्मा, उसी को कहते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और एल्कीन एल्काइन का पाई बॉन्ड, उसी के बीच में जो होता है हाइपर कंजुगेशन, इसी को कहते हैं सिग्मा पाई। तो बच्चों, इस अल्फा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के बीच में मात्र एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा तो वहां हाइपर कंजुगेशन होगा। अब देखो कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का भी साइन हम लोग दिखाते हैं जस्ट लाइक रेजोनेंस की तरह, डबल हेडेड एरो। अब यहां पे क्या करोगे? मान लो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा जहां पे सिंगल बॉन्ड है, ये एल्कीन का पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो बच्चों, आप यहां पे क्या कर रहे हो पता है?
इसको यहां पे तोड़ रहे हो तो ये और ये इसी प्रकार से रह जाएगा। अभी जिसको ब्रेक नहीं कर रहे हो उसको भी वहीं रखो, और यहां पे चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो यहां पे दिखा दोगे डबल बॉन्ड CH, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन चला गया इधर तो क्या हो गया CH2-। उसके बाद देखो इसी प्रकार से अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बन सकता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, तो टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन उतना ही बन सकता है जितना कि इसके पास अल्फा H है। आप कहोगे इस प्रोटीन में अल्फा H का संख्या 3 है, मतलब ऐसा ऐसा हम 2 स्ट्रक्चर और बना सकते हैं। जो आपने हाइड्रोजन को यहां से ब्रेक किया इसको यहां पे तोड़ करके लिख देते हो H+। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर अभी हम बना रहे हैं वो एक्चुअल में कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और ये हाइपोथेटिकल है, रियल है ही नहीं, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। और जानते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन में C और H के बीच के बॉन्ड टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, इसलिए हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसी का नाम होता है। अब देखो ऐसा ऐसा हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक बार अब यहां से कराते हैं, जो काम नीचे वाला हाइड्रोजन किया वही यहां से ये कर सकता है। ये वाला अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों, इस बार आपको क्या करना है, ऊपर वाला H नीचे वाला H अपनी जगह पे रखना है, CH डबल बॉन्ड और यहां पे CH2-। और जो H यहां से इस बार ब्रेक किया वो वहीं पे लिखना है, जहां से ब्रेक करते हो ना वहीं पे लिखना है H+ बॉन्ड, चूंकि ब्रेक हुआ है। यही कारण है हम लोग हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ये सारे पॉइंट लिखूंगा मैं। इसी प्रकार से हो सकता है ऊपर वाला भी दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, जितना अल्फा H है उतना स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, C के साथ H रह गया, यहां पे भी H रह गया, डबल बॉन्ड के साथ CH हो गया, और फिर यहां पे CH2- हो गया, और ये H+ वहीं दिखा देना है जहां से बारी बारी से आपने बॉन्ड को ब्रेक किया। तो टोटल अल्फा H का संख्या यहां पे 3 था, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बन गया 3। तो बच्चों ये जो 3 स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। CS का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, CS का मतलब है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लिख लीजिएगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ये है। ये थोड़ा मैं जगह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, उधर हमको रियल स्ट्रक्चर भी बनाना है। आप कहोगे ये जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में ये होता है इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल होता है, रियल यहां पे है ही नहीं, तीनों ये हाइपोथेटिकल है। तब ये रियल क्या होता है, ये तीनों के कंट्रीब्यूशन से हम लोग ऐसा दिखाते हैं स्ट्रक्चर कि जहां से जहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हाइपर कंजुगेशन हुआ है, ना ही कहीं पे होता है कंप्लीट सिंगल, ना ही होता है कहीं पे कंप्लीट डबल, पूरे में होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। बच्चों ये आप देख सकते हो C है और उसके बाद यहां पे CH है और फिर यहां पे क्या है CH2 है। आपको करना क्या है, जहां से जहां तक, इस कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन से इस कार्बन तक आपको दिखाना है पार्शियल डबल बॉन्ड। मैं थोड़ा छोटा दिखा रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है, पार्शियल दिखा दीजिएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन भी गया है हाइपर कंजुगेशन में ना बच्चों। ये जो C और H के बीच का बॉन्ड है वो अपना इलेक्ट्रॉन को पुश किया है, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है टुवर्ड्स द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जब ये C और H के बीच का बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ, तो वहां पे वो बॉन्ड इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण। तो जो C और H के बीच का बॉन्ड है वो यहां पे इलोंगेट कर जाता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। इस प्रकार से आप लोग यहां पे दिखा सकते हो H। तो जो आपको देखना होगा, हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जाता है वो इलोंगेट करके लंबा हो जाता है, इसके ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, कार्बन पे आया है नेगेटिव चार्ज, यहां पे दिखा दोगे आप डेल्टा माइनस। ये हो गया क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस हाइब्रिड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, यही एक्चुअल में इसका रियल स्ट्रक्चर है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जहां कहीं अगर हाइपर कंजुगेशन होगा तो हाइपर कंजुगेशन होने के कारण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ बढ़ता है। एक एक बातों को देखोगे ध्यान से सब समझोगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाता है क्योंकि जहां हाइपर कंजुगेशन होता है वहां पे कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं बचता है, वहां हो जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। और आप जानते हो
पार्शियल डबल बॉन्ड कहने का मतलब हुआ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का कंडीशन, मतलब सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर और डबल बॉन्ड से लॉन्गर, ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कहते हैं। तो ये डबल बॉन्ड हम लोग कहते हैं कि ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। एक बात और सुनिएगा, कोई अल्फा एच अगर हाइपर कंजुगेशन में जाता है, कोई अल्फा एच अगर हाइपर कंजुगेशन में जाता है तो उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए सी और एच के बीच का बॉन्ड लेंथ, सी और एच के बीच का बॉन्ड लेंथ, जो कंपाउंड का, जो मॉलिक्यूल का CH वाला बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में जा रहा है वो लॉन्गर होता है कंपेयर टू ऐसे मॉलिक्यूल का CH जो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाता है। स्पष्ट रखिएगा कि जो अल्फा H हाइपर कंजुगेशन में जाएगा उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। आगे मैं ये सब बात को लिखने वाला हूं, समझाने वाला हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से। यहां पहले इसको आप नोट कर लें, फिर मैं पूरी तरह से इसको आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन इसके पहले एक कार्बोकैटायन पे चूंकि बता देता हूं, उसके बाद जितना इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको मैं लिखा देता हूं। आप चिंता ना करें, सिर्फ देखें, हाइपर कंजुगेशन को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा के दम लूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। बिल्कुल एक एग्जांपल देखोगे बच्चों और दिखाता हूं। यहां तो देखा कि एल्कीन था, तो एल्कीन में पाई बॉन्ड था इसलिए हुआ सिग्मा पाई कंजुगेशन। लेकिन अब आप देखो क्या कार्बोकैटायन में पाई बॉन्ड होता है? नहीं होता है। तो आखिरकार यहां पे क्या कहोगे, यहां हो रहा है सिग्मा पी कंजुगेशन, यहां सिग्मा पाई कंजुगेशन है ही नहीं। एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, एल्काइन में पाई बॉन्ड होता है, इसलिए आप कहोगे कि एल्कीन और एल्काइन में जो हाइपर कंजुगेशन होता है। बच्चों एक एक बात मेरा जो है ना अभी ये एकदम क्वेश्चन है नीट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा। मैं लिखा रहा हूं कम, बोल रहा हूं ज्यादा, सारे बात को सुनोगे और कॉपी में लिखोगे भी आप, ठीक है। तो अगर कहीं पे एल्कीन और एल्काइन में होगा हाइपर कंजुगेशन, तो एल्कीन और एल्काइन में होता है सिग्मा पाई कंजुगेशन, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड होता है। लेकिन कार्बोकैटायन में पाई बॉन्ड नहीं होता है, फ्री रेडिकल में पाई बॉन्ड नहीं होता है, तो वहां जो हाइपर कंजुगेशन होता है वहां होता है सिग्मा पी कंजुगेशन। यहां पे आप देखोगे इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। क्या है इसका हाइब्रिडेशन? sp2, क्योंकि दो है हाइड्रोजन, ये वाला सिग्मा, एक है ये सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा है। इस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन हो गया sp2, और sp2 अगर हाइब्रिडेशन हुआ इसके पास होता है 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो देखिए इसका हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, सारे स्ट्रक्चर को कॉपी में जरूर लिखिएगा। मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन यहां इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका जो बनेगा स्ट्रक्चर ये ऐसा बन जाएगा CH2, और जहां से आपने बॉन्ड को ब्रेक किया वहीं पे दिखा देना है H+। इसी तरीके से मान लीजिए ये वाला करता है हाइपर कंजुगेशन, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जब करेगा तो इस बार साइड वाला और नीचे वाले को ऐसे रख देना है, बिल्कुल ऐसे रख देना है, इस तरह से CH2 और डबल बॉन्ड के साथ CH2 और यहां पे H+, इस तरीके से। इसी तरीके से एक और है यहां पे अल्फा H, तो जितने अल्फा H है उतने यहां पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। देखिए एक यहां पे और है ये पीछे में, उसके द्वारा अगर बनाते हो तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा CH2 और यहां पे H+ और यहां क्या हो गया CH2। बच्चों ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो C और H के बीच में बॉन्ड को आप तोड़ते हो ना वो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। रियल में ऐसा बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं है, रियल में सिर्फ बॉन्ड इलोंगेट होता है, पार्शियल सिंगल हो जाता है, कंप्लीट सिंगल से पार्शियल सिंगल होता है। जो अल्फा H हाइपर कंजुगेशन में जाता है उसका बॉन्ड लेंथ सिर्फ बढ़ जाता है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे ये जो तीनों स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ये रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं। आप कहोगे ये जो स्ट्रक्चर सर जी आपने लिखा है ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है ये तीनों स्ट्रक्चर। तो जहां पे आप लोगों को क्लासरूम में लिखाया गया होगा CH बॉन्ड को ब्रेक करके ये इस तरीके से कि जहां से बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं वहां पे H+, ये हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता है। अब सुनिए तो रियल क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर वी कैन ड्रॉ ए रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, यानी कि जहां से जहां तक हुआ है हाइपर कंजुगेशन ना ही कहीं पे कंप्लीट सिंगल होगा ना ही कहीं पे कंप्लीट डबल होगा, जहां से जहां तक हुआ है हाइपर कंजुगेशन पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। और मैंने क्या सिखाया पिछले जो बताया एग्जांपल एल्कीन में कि जो अल्फा H हाइपर कंजुगेशन में जाता है वो इलोंगेट करके लॉन्गर हो जाता है कंपेयर टू ऐसे अल्फा H
जो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाता है। तो ये अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन में जाता है, यही कारण है इलोंगेट कर जाएगा। और देखिए यहां पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहां पे आ जाता है डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। और सुनिए कार्बन पे क्या आएगा, जब बच्चों एल्कीन था, एल्कीन में पाई बॉन्ड था, तो वहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के बनाया था CH2 माइनस, इसलिए वहां पे दिखाया था मैंने डेल्टा माइनस। लेकिन क्या यहां पे डेल्टा माइनस आया है, नहीं, यहां पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया है। तो क्या हम इसको न्यूट्रल छोड़ देंगे, नहीं, ये तो आपने जो बनाया है स्ट्रक्चर वो हाइपोथेटिकल है, रियल है ही नहीं, हाइपोथेटिकली आपने कर दिया है न्यूट्रल। रियल में क्या होता है बताऊं क्या, अरे बताऊं क्या, बोलता ही नहीं है बस, हाँ बोलो यस। तो बताता हूं सुनो, ये एक्चुअल में कंप्लीट बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। आप यहां पे देखो रियल स्ट्रक्चर ये है, ये पार्शियली अपना इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो जो ये कंप्लीट यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, एक जो पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट है वो न्यूट्रलाइज होकर के पार्शियल हो जाता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता ही नहीं है। यहां पे हम लोग कहते हैं कि पार्शियल सिर्फ बच जाता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा बच जाता है, पार्शियल बच जाता है, नेगेटिव चार्ज यहां पे नहीं होता है। और यही होता है इसके केस में रेजोनेंस हाइब्रिड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। और यही जो यहां पे होता है इसको हम लोग कहते हैं रियल स्ट्रक्चर। कैसा कहते हैं बच्चों, तो जो अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन में जाता है उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, बड़ा ही आपको शानदार मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। आपके मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन होगा। इसको मान लिया गया है ए, और एक आपको ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि यहां पे इसको ले रहा हूं, यहां पे इसको मान रहा हूं बी, और यहां से मैं पूछ रहा हूं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। बच्चों प्यारे बताओ आप, ए और बी में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। हमने क्या कहा, जो अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन में जाता है वो लॉन्गर होता है कंपेयर टू ऐसे हाइड्रोजन से जो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाता है। तो ये जो है मिथाइल, क्या ये हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, नहीं। मैं हाइपर कंजुगेशन का आगे रूल लिखने वाला हूं, लेकिन हाइपर कंजुगेशन अभी आप सिंपल समझिए, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या फिर कार्बोकटायन या फिर फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होगा, डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होगा, उससे अटैच्ड अगर हाइड्रोजन होगा तब हाइपर कंजुगेशन होगा। तो क्या ये मिथाइल इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, तो कहोगे नहीं। मतलब ये वाला मिथाइल जो है वो मिथाइल का हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में नहीं जा रहा है, और ये वाला जो मिथाइल है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये अल्फा कार्बन कहलाता है। यहां अल्फा एच का संख्या कितना हो गया, सॉरी अल्फा एच आप देख सकते हो, ये तो अल्फा एच टोटल बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 तो सिर्फ ये है ना, ये इधर भी हो गया इधर भी हो गया, मेरे को वो सब नहीं देखना है। अल्फा एच मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। अभी हम देखेंगे कि ये मिथाइल हाइपर कंजुगेशन में जा रहा है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और ये हाइपर कंजुगेशन में नहीं जा रहा है तो ये शॉर्टर होगा, तो ए लॉन्गर देन हो जाएगा बी। इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका लिखा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए। आपको क्या कर रहा है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहले पॉइंट में कह रहा है कि इट इज लाइक रेजोनेंस, ये भी एक जस्ट लाइक रेजोनेंस की तरह होने वाला ही फेनोमेना है। तो इट इज लाइक रेजोनेंस एक्सेप्ट दैट इन दिस केस सिग्मा पाई कंजुगेशन और सिग्मा पी कंजुगेशन अकर्स। मतलब जहां एल्कीन एल्काइन होगा वहां सिग्मा पाई कंजुगेशन, जहां कार्बोकटाइन और फ्री रेडिकल होगा वहां पे सिग्मा पी कंजुगेशन। यही कहा जा रहा है कि इट इज लाइक रेजोनेंस एक्सेप्ट दैट इन दिस केस सिग्मा पाई कंजुगेशन और सिग्मा पी कंजुगेशन अकर्स, बट इन रेजोनेंस पाई पाई कंजुगेशन अकर्स। रेजोनेंस में पाई और पाई के बीच में कंजुगेशन होता है। सेकेंड आपको कह रहा है लाइक रेजोनेंस, रेजोनेंस की तरह हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो लीड्स टू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जगह से दूसरे जगह आपने देखा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, जस्ट लाइक रेजोनेंस की तरह। जैसे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में एक कार्बन से दूसरे कार्बन के ऊपर जाता है, वहां पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो भी होता है वो जनरेट होता है। यहां भी उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। उसके बाद in canonical structure due to hyperconjugation one of the CH bond of alkyl group is cleaved। आपने देखा हमने क्या किया था, बारी बारी से जो अल्फा H होता था उसको ब्रेक करके उसके इलेक्ट्रॉन को हमने डिलोकलाइज करवाया था, जिसके कारण C और H के बीच का बॉन्ड टूटता था और बनता था H+। जहां से CH बॉन्ड को तोड़ते थे वहीं पर हम H+ को बगल में कार्बन के लिख दिया करते थे।
तो वही कह रहा है इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन वन ऑफ द CH bonds of alkyl group is cleaved. For this reason hyper conjugation is also known as नो बॉन्ड रेजोनेंस। ध्यान रखिएगा, हाइपर कंजुगेशन का ही जो दूसरा नाम होता है वो दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन का क्यों नाम होता है दूसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में C और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। उसके बाद जबकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन आर इमेजिनरी, ये रियल है ही नहीं। जो आपको लिखाया था हमने पीछे कार्बोकटाइन का और एल्कीन का, वो जो H+ लिखते थे बगल में, वो एक्चुअल में रियल है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दे डू नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखिएगा। तब रियल क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले तो एक हम लोग कहेंगे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन आर इमेजिनरी, दे डू नॉट एग्जिस्ट। लास्ट में यहां पे देखेंगे रियल क्या होता है। द रियल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, जहां पे हमने देखा था कि कार्बन कार्बन के बीच में जहां से जहां तक हाइपर कंजुगेशन हुआ करता था, ना ही कहीं पे कंप्लीट सिंगल होता है, ना ही कहीं पे कंप्लीट डबल होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद हमने कहा जो C और H के बीच का बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में जाता है, मतलब जो अल्फा H हाइपर कंजुगेशन में जाता है वो एक्चुअल में लॉन्गर होता है, इलोंगेट कर जाता है कंपेयर टू ऐसे CH बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन एटम जो हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे वही कह रहा है द रियल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड इन विच CH bonds आर नॉट एक्चुअली क्लिव्ड, ब्रेक होता ही नहीं है, but just elongated such that CH bond pair electrons are pushed towards carbon। यानी C और H के बीच में जो वहां पे आपने देखा था इलोंगेट होकर के पार्शियल हम सिंगल बॉन्ड दिखाया करते थे, वो सिंगल बॉन्ड आखिरकार कैसे आया? तो अपना CH के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वही पुश किया है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ, जिसके कारण वो बॉन्ड इलोंगेट करता है और बॉन्ड लेंथ उसका बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर है ना? अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। 3 ऐसा कंडीशन है जिसको कि आप लोग यूज करके कहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा कहां नहीं होगा उसका कंप्लीट आप बना सकते हो। देखो यहां पे सबसे पहले आपको कंडीशंस फॉर हाइपर कंजुगेशन में फर्स्ट कह रहा है कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 sp और sp2 कार्बन एटम। और देखिए आपके सिलेबस में जो पढ़ना है उसके मुताबिक हाइपर कंजुगेशन या तो एल्कीन में होगा, एल्काइन में होगा, कार्बोकटाइन में होगा या फिर फ्री रेडिकल में होगा। ये 4 जगह आपको मिलेगा। तो यही कह रहा है कि sp और sp2 कार्बन एटम होना चाहिए। उसके बाद जब sp sp2 कार्बन एटम आपने देख लिया तब कहते हैं कि a sp3 कार्बन एटम एडजेसेंट टू sp और sp2 कार्बन एटम व्हिच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम। मतलब जो sp और sp2 कार्बन है यानी एल्कीन है, एल्काइन है, कार्बोकटाइन है या फ्री रेडिकल है, उससे डायरेक्टली अटैच्ड कम से कम एक से ज्यादा हो सकता है, कम से कम एक sp3 कार्बन होना चाहिए और उस sp3 कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। उसके बाद लास्ट में देखोगे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम शुड मस्ट बी प्रेजेंट ऑन दैट अल्फा कार्बन एटम व्हिच आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम। जो यहां पे हमने देखा था sp3 कार्बन एटम जो sp और sp2 के साथ डायरेक्टली अटैच था, उस sp3 कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं और उस अल्फा कार्बन पे यानी sp3 कार्बन पे कम से कम होना चाहिए एक हाइड्रोजन और उसी हाइड्रोजन को हम लोग यहां पे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम या फिर उसी को हम लोग कहते हैं हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम जो हाइपर कंजुगेशन में जाता हो, कोई ऐसा H एटम जो हाइपर कंजुगेशन में जाता हो, उसी को कहा जाता है बच्चों हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। उसके बाद नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, क्योंकि जो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है उसी को मैं निकाल करके पूरा निचोड़ आपके सामने लाया हूं। इतना अगर आप कवर कर लेते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा गारंटी के साथ। अब देखो हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन किसमें होगा? एल्कीन। एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है इसलिए सिग्मा पाई कंजुगेशन। एल्काइन में पाई बॉन्ड होता है सिग्मा पाई कंजुगेशन। कार्बोकटाइन में होगा सिग्मा पी कंजुगेशन और फ्री रेडिकल में होगा सिग्मा पी कंजुगेशन। तो अगर आपको पूछा जाए तो आप कहोगे कि सिग्मा पाई कंजुगेशन सिग्मा पी कंजुगेशन दोनों होता है हाइपर कंजुगेशन में। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं कि कहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा कहां पे नहीं होगा। तो आप कहोगे इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। In which of the following compound hyperconjugation is possible? किसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है? मजा अब आने वाला है। सुनिए
सबसे पहले नंबर पे आपके सामने रखता हूं मिथेन, सेकंड पे मैं रखने जा रहा हूं जिसको कि हम लोग यहां पे कह रहे हैं इथेन, थर्ड में यहां पे आपके सामने मैं रख रहा हूं इथेन, फोर में यहां पे रख रहा हूं इसमें वो है इसके केस में प्रोपीन। और होगा तो कितना अल्फा एच होगा वो भी बताना पड़ेगा, अल्फा एच का संख्या कितना है वो भी बताना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH के साथ CH3, उसके बाद 6 नंबर में यहां पे दिया हुआ CH3 है, C के साथ CH3 है, डबल बॉन्ड CH के साथ CH3 है। और 7th नंबर में दिए हुए कुछ इस प्रकार से हैं CH3 एंड CH3 एंड डबल बॉन्ड C के साथ इसमें CH3 एंड CH3, कुछ ऐसा होने वाला है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2 है। और 9th नंबर में आप देखो इसके केस में ऐसा दिया हुआ जिसमें कि साइक्लोहेक्सीन है। 9th नंबर में आप देखो इसके केस में दिया हुआ कुछ इस तरीके का दिया हुआ साइक्लोहेक्सीन जिसपे 2 मिथाइल है। उसके बाद 10th नंबर में यही है दिया हुआ, लेकिन इसके केस में थोड़ा सा परिवर्तन मैं करता हूं और इसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन यहां कर देता हूं। 11th नंबर में कुछ ऐसा देता हूं जिसमें कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH रखता हूं। 12th नंबर में यहां पे हम लोग ऐसा रखते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH रखते हैं। 13 नंबर में ऐसा रखते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ CH3 रखते हैं। आगे और भी देखेंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कहां कहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा कहां नहीं होगा। अगर हाइपर कंजुगेशन होगा तो हाइपर कंजुगेबल अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना होगा, H कितना होगा। देखो सबसे पहले मीथेन, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन जहां सिर्फ है हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। सेकेंड में नहीं होगा क्योंकि दोनों कार्बन sp3 है, दोनों कार्बन sp3 है, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। थर्ड में भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों कार्बन sp2 है, और जब दोनों कार्बन sp2 है तो कोई अल्फा कार्बन तो है ही नहीं। 4 में होगा क्योंकि देखो बच्चों ये sp2 कार्बन है और उस sp2 कार्बन से अटैच्ड sp3 कार्बन है, उसी को कहेंगे अल्फा, और उस पे अटैच जो हाइड्रोजन है वो कितना है 3। तो टोटल यहां पे पूछेगा हाइपर कंजुगेबल अल्फा H कितना है तो कहेंगे 3, हाइपर कंजुगेबल H का संख्या 3 इसमें होगा। इसमें देखोगे तो sp2 कार्बन दोनों है और दोनों के एडजेसेंट पोजीशन पे sp3 कार्बन है, तो टोटल अल्फा H का संख्या हो गया 6, यहां पे होगा। इसके केस में भी होगा, टोटल यहां पे देखोगे तो अल्फा H का जो संख्या हो गया इसके केस में वो हो गया 9, 3 3 6 3 9, बिल्कुल होगा हाइपर कंजुगेशन, इसमें भी होगा। इसमें अगर आपसे पूछता है कि हाइपर कंजुगेबल अल्फा H का संख्या कितना हो गया, आप कहोगे 12, उसमें 3 3 6 3 9 3 12 इसमें है। इसमें नहीं होगा बच्चों, 8 नंबर में कोई sp3 कार्बन नहीं है, इसमें सिर्फ रेजोनेंस होगा, बिल्कुल डबल सिंगल डबल, यहां पाई पाई कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। यहां पे देखो बिल्कुल होगा, लेकिन टोटल अल्फा H यानी हाइपर कंजुगेबल H का संख्या कितना है, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड ये sp3 कार्बन, उस पे 2 H है, ऊपर भी sp3 कार्बन जिसपे 2 H है, यानी कि टोटल अल्फा H का संख्या इसके केस में आप देखोगे तो वो 4 है, 2 नीचे 2 ऊपर, टोटल हाइपर कंजुगेबल अल्फा H 4 है। इसमें भी होगा, लेकिन देखो अल्फा H का संख्या कितना है बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड जो भी sp3 कार्बन होगा सबको आप अल्फा कहोगे। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन हो गया अल्फा, ये कार्बन हो गया अल्फा यानी कि 6 हाइड्रोजन, लेकिन उसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये नीचे भी अटैच्ड है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, ऊपर भी अटैच्ड है जिसमें कि 2 हाइड्रोजन है। तो आप देखोगे टोटल अल्फा H का संख्या 3 3 6 2 8 2 10, तो इसके केस में टोटल अल्फा H का संख्या बच्चों 10 हो गया, बिल्कुल। उसमें भी होगा हाइपर कंजुगेशन, लेकिन आप देखो अल्फा H का संख्या कितना हो गया, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 3 है ऊपर, इधर ये अल्फा H, उसके बाद 3 देखोगे तो यहां पे 2 आ गया, इधर ये 2 आ गया, बिल्कुल। तो 3 उधर 2 इधर और 1 देखो यहां पे आ गया, नीचे भी है ना बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच जो भी कार्बन हो गया इसके साथ ये भी हो गया, यहां 2 हाइड्रोजन, इधर ये भी हो गया, इधर ये भी हो गया, हम लोग कहेंगे टोटल हो गया 3 2 5 1 6। इसके केस में अल्फा H का संख्या यहां पे 6 हो गया, काउंट करके देख सकते हो। अरे यहां पे एक मिथाइल है, एक ही H है ना, ऊपर में 3 है, इधर 2 है, 3 2 5 1 6, इसमें होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ sp कार्बन है, दोनों sp कार्बन है, नहीं होगा। लेकिन 12th नंबर में होगा क्योंकि ये sp कार्बन के साथ अटैच्ड sp3 कार्बन है एडजेसेंट पोजीशन पे, उसको अल्फा कहेंगे, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन यहां पे 3 है, अल्फा H का संख्या 3 हो गया, बिल्कुल होगा।
इसमें भी होगा, क्योंकि इसके केस में देखोगे तो अल्फा एच का संख्या यहां पे कितना हो गया 6, 3a, क्योंकि sp कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। इतना से काम सिर्फ नहीं चलेगा, क्या समझे, इतना से काम नहीं चलेगा, अभी और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब जाकर के पूरा का पूरा हम लोगों के पकड़ में आ जाएगा हाइपर कंजुगेशन। देखो 14 नंबर में यहां पे कुछ ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये अब है मिथाइल कार्बोकैटायन, बिल्कुल सही है। 15 नंबर में कुछ ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये दिया हुआ है इथाइल कार्बोकैटायन है, और 16 नंबर में ऐसा दिया हुआ है बच्चों जिसमें कि ये दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, और नेक्स्ट इसके केस में आपको ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि CH3 और C के साथ प्लस हो गया CH3 एंड CH3, इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इसी को कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से हम लोगों को यहां पे लेना है मिथाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद 19 नंबर में एक ऐसा लेता हूं जिसमें कि ये दिया हुआ है इथाइल फ्री रेडिकल, और ये सब जिसको आ गया ना उसी को सारे के सारे बन जाएगा एल्कीन का स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, बहुत आसानी से बना लेगा सारे के सारे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहां पे दिया हुआ है एक आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, 21 में एक ऐसा दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ऐसा है। उसके बाद नेक्स्ट यहां से आपको एक ऐसा यहां पे देखना पड़ेगा 22 में, जिसमें कि यहां पे एक ये कार्बोकैटायन जी हैं। 23 में एक ऐसा आपके सामने मैं रख रहा हूं एग्जाम्पल, जो कि आपको जरूर मिलता होगा और परेशान भी करता होगा, ऐसा है। और 24 में आपको दिया हुआ एक PH3C रेडिकल है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए 14 नंबर में नहीं होगा क्योंकि सिर्फ मिथाइल कार्बोकैटायन है, तो जब सिर्फ मिथाइल कार्बोकैटायन है तो यहां पे आप देखोगे एक भी sp3 कार्बन बगल में है नहीं। उसके बाद इसमें होगा क्योंकि कार्बोकैटायन sp2 कार्बन, उस sp2 कार्बन का एडजेसेंट पोजीशन पे देखोगे sp3 कार्बन, उस पे अल्फा H का संख्या कितना हो गया 3। बच्चों यहां पे कहोगे सिग्मा p कंजुगेशन, सिग्मा पाई नहीं कहोगे, सिग्मा p, इसमें भी बिल्कुल होगा क्योंकि अल्फा H का संख्या देखोगे तो यहां पे टोटल अल्फा H का संख्या 6 है, बिल्कुल होगा। इसमें भी होगा, और टोटल अल्फा H का संख्या अगर यहां से पूछा जाए तो टोटल अल्फा H का संख्या यहां पे 9 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। लेकिन 18 नंबर में नहीं हो सकता है क्योंकि यहां कोई sp3 कार्बन नहीं है। 19 नंबर में हो सकता है क्योंकि यहां अल्फा H का संख्या 3 है। समझ में आ रहा है ना? यस सर, बिल्कुल आसान है सर, आ रहा है समझ में। अब देखो 20 में यहां पे अल्फा H का संख्या 6 है, और इसमें देखोगे तो अल्फा H का संख्या इसके केस में टोटल 9 है, टोटल यहां पे 9 अल्फा H का संख्या दिया हुआ है। 22 में बिल्कुल होगा, कैसे होगा, इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में 2 है ऊपर हाइड्रोजन, 2 है नीचे, ये भी अल्फा ये भी अल्फा। बच्चों जो भी वो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा कार्बन, उसी को अल्फा कहेंगे। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि अल्फा H का संख्या यहां पे हो गया सिर्फ और सिर्फ 4। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहां पे हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल होगा, लेकिन इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में इसलिए नहीं होगा क्योंकि बगल में sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन नहीं है, तो इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। लेकिन इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में तो होगा। इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 2 है नीचे हाइड्रोजन, 2 है ऊपर हाइड्रोजन, तो ये हो गया पहले 4। इसके रिस्पेक्ट में भी देखोगे तो 2 हो गया इधर ऊपर हाइड्रोजन और 2 हो गया नीचे हाइड्रोजन, तो एल्कीन के रिस्पेक्ट में होगा बिल्कुल। और टोटल अल्फा H का संख्या यहां पे कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। क्या इसमें होगा, आप देख लीजिए, नहीं होगा। क्यों? PH3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, PH हम लोग कहते हैं इस तरीके के फिनाइल को कहते हैं, और यहां पे एक रेडिकल है, तो फिनाइल आप जानते हो C6H5 होता है। यहां पे किसी प्रकार का कोई आप देखो sp3 कार्बन है क्या, नहीं है। तो जब यहां पे कोई sp3 कार्बन एटम है ही नहीं, आप कहोगे अल्फा कार्बन है ही नहीं, मतलब इसके केस में हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं बातें आपको पकड़ में आ रही होगी कि कहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा, कहां पे नहीं होगा। अब देखिए अगर यहां से मैं आपको देता हूं 25 नंबर में बेंजीन, आपसे कोई पूछे कि बेंजीन में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, कहोगे बुर्बक है क्या, यहां सारा कार्बन sp2 है, इसमें तो सिर्फ रेजोनेंस होगा, सिर्फ रेजोनेंस होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा प्यारे बच्चों। लेकिन अगर इस बेंजीन के साथ, अब आप ध्यान से सुनिएगा,
अगर मैं यहां पे जोड़ देता हूं मिथाइल यानी कि टॉलिन, तो आपसे कोई पूछे कि क्या टॉलिन में हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, आप कहोगे यस, व्हाई नॉट। आप कहोगे यहां sp2 कार्बन है, इस sp2 कार्बन के साथ अटैच्ड sp3 कार्बन है, यानी कि अल्फा H का संख्या 3 हो गया, यानी कि हाइपर कंजुगेबल H का संख्या 3 हो गया। इसी तरीके से 27 नंबर अगर आपको मैं देता हूं यहां पे, वो कुछ इस तरीके का देता हूं C2H5। अब मैं आपको पूछता हूं कि क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, आप कहोगे यस, व्हाई नॉट। लेकिन आप बताइए अल्फा H का संख्या कितना होगा। जानते बच्चों, बहुत सारा बच्चा बता देता है कि अल्फा H का संख्या 5 होगा। 5 नो 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 नो, 5 होगा ही नहीं, क्योंकि C2H5 कहने का मतलब क्या हुआ, CH2CH3, बिल्कुल CH2CH3 हुआ। बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि sp2 कार्बन के साथ जो अटैच्ड sp3 कार्बन होता है, जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है, उसी को सिर्फ अल्फा कहते हैं। बाद बाकी वो बीटा है। अब बीटा वाला नहीं करता है हाइपर कंजुगेशन, सिर्फ अल्फा वाला करेगा जो डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा, लेकिन अल्फा H का संख्या सिर्फ 2 होगा, 5 नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर यहां पे आपको कुछ इस तरीके का देता है स्ट्रक्चर, जिसमें कि इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या कहा जाता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसमें आप देखोगे इस कार्बन को हम लोग अल्फा कहते हैं, और इसमें अल्फा H का संख्या कितना हो गया, 1। इसके केस में अल्फा H का संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 हो गया, इसलिए यहां पे कहेंगे कि हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। इसका नाम होता है बच्चों आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर उसी को कहा जाता है क्यूमीन, क्यूमीन कहते हैं। या फिर अब देखिए 29 नंबर में अगर आपको यही देता हूं बेंजीन रिंग, लेकिन थोड़ा सा इसमें लगा देता हूं टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्या कहते हैं इसको, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो आप मुझे बताइए कि क्या टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन में हाइपर कंजुगेशन होगा। कहोगे इसमें अल्फा H का संख्या 0 है, मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शानदार एग्जांपल लेकर के आ रहा हूं आपके सामने में। इस तरीके से दिया हुआ है हम लोगों को बाइसाइक्लो कंपाउंड, और इस बाइसाइक्लो कंपाउंड के यहां पे हम लोग दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज। पूछता है कि क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। हम लोग कहेंगे हाइपर कंजुगेशन तो बिल्कुल होगा, लेकिन जो इस ब्रिज हेड पे हाइड्रोजन है, प्यारे बच्चों ध्यान से सीखोगे, जो ब्रिज हेड पे हाइड्रोजन एटम है तो sp3 कार्बन, लेकिन ब्रिज हेड पे प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम हाइपर कंजुगेशन में नहीं जाता है। बताता हूं क्यों। सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन यहां पे जाएगा, जो नीचे आपको दिख रहा है 2 हाइड्रोजन, वही जाएगा सिर्फ हाइपर कंजुगेशन में, नहीं जाएगा ब्रिज हेड वाला। जानते हो काहे, अगर मान लो कि यहां पे हाइपर कंजुगेशन हम कराते हैं इसके द्वारा, ये नीचे वाले के द्वारा, ये अगर हाइपर कंजुगेशन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रह जाएगा, यहां पे पाई बॉन्ड हो गया, और यहां बगल में H+ लिख देंगे। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। लेकिन कोई बच्चा अगर गलती से ऊपर वाले H को निकाल देता है, ऊपर वाले जो ब्रिज हेड पर है, तो ब्रिज हेड पे अगर हम लोग निकाल देते हैं बच्चों, तो यहां पे बन जाएगा पाई बॉन्ड, और बगल में यहां पे दिखा देंगे H+, और आप यहां पे कहेंगे जो H था वो वही है। तो बताओ क्या ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। आप कहोगे कि नहीं करेगा। ये आप देख सकते हो ब्रिज हेड पे इसका हाइब्रिडेशन हो चुका है sp2, और आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं आप, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल के मुताबिक हम लोग कहते हैं sp2 हाइब्रिडेशन इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड पोजीशन। ये कंपाउंड रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ठीक है, जिसके कारण कि हम लोग कहेंगे ये तो पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हाइपर कंजुगेबल अल्फा H का संख्या इसमें सिर्फ 2 है, नीचे वाला हाइपर कंजुगेशन करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर इस बाइसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पे अगर अल्फा H दिया हुआ है बच्चों, ये हाइपर कंजुगेशन में बिल्कुल नहीं जाएगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, जितना जल्दी होगा आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद सुनिए, अब यहां पे 31 नंबर में आप देखो, ऐसा दिया हुआ है कहीं पे, यही आपको कंपाउंड दिया, यही कार्बोकैटायन दिया, और यहां पे कर दिया मिथाइल। जो हाइड्रोजन जा रहा था ना हाइपर कंजुगेशन में, उसको हटा करके कर दिया इस प्रकार से मिथाइल। क्या इसके केस में अब हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है? कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके केस में आप लोग देख सकते हो ये जो हो गया है, अब इसके केस में वो ब्रिज हेड पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, तो ब्रिज हेड पे प्रेजेंट हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जाता नहीं है, और यहां पे आप कहोगे कि एक भी हाइड्रोजन एटम है नहीं, मतलब इसके केस में हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार से बच्चों आप यहां देखो,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके केस में CH2 के साथ CH3 है, CH2 के साथ CH3 है और फिर CH2 के साथ CH3 है और फिर यहां CH2 के साथ CH3 है। अरे कुछ भी लंबा चौड़ा दे दे, आपको देखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि sp2 कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उस पे आपको देखना है। ये देखिए अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, और अल्फा से जो अटैच्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं बीटा, मतलब वो तो हाइपर कंजुगेशन में जाएगा नहीं, अल्फा जाएगा। तो टोटल अल्फा H का संख्या कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8। ये 8 हो गया टोटल हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन इसमें बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, अब ये हो गया हाइपर कंजुगेशन कहां पे होगा कहां पे नहीं होगा, पूरा का पूरा बेसिक बात आप लोगों को हमने बता दिया। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन पूरा का पूरा टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में जल्द ही आपको दे दूंगा। आपको कोशिश करना है कि पहले यहां तक सीखिए, उसके बाद पूरा का पूरा बताऊंगा। यहां पे एक एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है अपना प्यारा सा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कोई कौन सा एल्कीन कम स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों? कॉन्सेप्ट यहां पे एक ही ध्यान रखेंगे, हाइपर कंजुगेशन के आधार पे। हाइपर कंजुगेशन के आधार पे हम लोग कहेंगे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स के। बिल्कुल, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं रखने का कोशिश करता हूं। ये दिया हुआ है हम लोगों को इथेन, उसके बाद हम लोगों को यहां पे दिया हुआ है ये प्रोपीन प्रोपीन दिया हुआ है। उसके बाद मेरे को ऐसा दिया जिसमें कि इसको हम लोगों ने कहा 2 ब्यूटेन, ऐसा। वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब देखिए, इसके बाद दिया 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, ये हो गया यहां पे 4। उसके बाद यहां पे दिया CH3 एंड C के साथ CH3 यानी कि 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन, ये हो गया 5th। आपको यहां से पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। बच्चों सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखोगे, कभी भी किसी एल्कीन का देखना है स्टेबिलिटी, तो अगर कोई एल्कीन एरोमेटिक हो जाए तो एरोमेटिसिटी के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद देंगे रेजोनेंस को प्रायोरिटी, तीसरे नंबर पर रखेंगे हाइपर कंजुगेशन को। तो पहला प्रायोरिटी अगर कोई एल्कीन एरोमेटिक हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद अगर कोई एल्कीन रेजोनेंस कर रहा है तो वो होगा, और तीसरे नंबर पे जब सभी में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, किसी में रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी नहीं है, तब यहां पे देखा जाता है कि किसी भी एल्कीन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा H। देखिए इसमें अल्फा H का संख्या कितना है? 0, क्योंकि sp3 कार्बन कोई है ही नहीं। इसमें अल्फा H का संख्या कितना है? 3। इसमें अल्फा H का संख्या टोटल यहां पे कितना है? 6। इसमें अल्फा H का संख्या आप देखोगे तो इसमें अल्फा H का संख्या यहां पे कितना है? 9। इसमें अल्फा H का संख्या देखो यहां पे कितना है? इसके केस में आपको दिखा होगा 12। अब देखो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा स्टेबल 5, उसके बाद 4, उसके बाद यहां पे 3, उसके बाद 2, और सबसे कम स्टेबल यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? 1। देखो ना, इस तरीके से आपको जब सारे में हो रहा हो अगर हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन के आधार पर अगर हम लोगों को निकालना होगा किसी एल्कीन का स्टेबिलिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा H का होता है। इस तरीके से हम लोग इसका बना सकते हैं। लेकिन रुकिए, अभी भागना नहीं है, सुनिए, अभी बहुत क्वेश्चन करवाएंगे। अब जैसे कि इसका सेकंड नंबर देखिए, ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये दिया हुआ है इस तरीके से एल्कीन, ये ऐसा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि CH3 के साथ CH3 है, यहां पे पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट इसके केस में यहां पे पाई बॉन्ड है और मिथाइल यहीं पे दिया हुआ है, इस तरीके से 3rd है। अब आपसे पूछा जाता है इस तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले घबराना नहीं है, देखो इसमें अल्फा H का संख्या कितना है बच्चों? 3 3 6 2 8 2 10, ये हो गया 10। इसमें अल्फा H का संख्या कितना है बच्चों? तो 2 नीचे, अरे भैया 2 है यहां, 2 है ऊपर, तो 4 हो गया ना। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो भी होता है डायरेक्टली अटैच्ड, इसमें क्या हुआ? ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, और ये हो गया अल्फा, अल्फा अल्फा अल्फा, 3 3 6 2 8 2 10।
यहां पे देखो अल्फा एच का संख्या कितना हो गया, इसके साथ अटैच्ड 2 अल्फा एच, इधर 3 अल्फा एच और इधर 1 अल्फा एच, तो टोटल हो गया कितना 3 + 2 5 + 1 6, यानी कि इसके केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन 1, उसके बाद कौन 3 और सबसे कम स्टेबल कौन 2, बात खत्म 1 3 2 कहेंगे। इसी प्रकार से समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। देखो जैसे कि आपसे पूछा जाता है बच्चों, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ यहां पे इथाइल है, इसके साथ भी यहां पे इथाइल है, उसके बाद यहां पे इथाइल है, इसमें भी इथाइल है, अल्फा एच का संख्या कितना होगा, पीछे मैंने अभी एग्जांपल बताया था 31 नंबर में, यहां इथाइल का CH2 जो CH2 होता है वो अल्फा होता है, तो 2 2 4 2 6 2 8 अल्फा एच हो गया इसके केस में। इसी तरीके से अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ Me है, Me है, Me है, Me है, Me का मतलब मिथाइल, तो इसमें अल्फा एच का संख्या कितना हो गया, मिथाइल में होता है 3 3 3 6 3 9 3 12, इस तरीके से यहां पे कह सकते हैं। ये हो गया इसके केस में सेकेंड। और अगर इसके केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है ET, ये है Me और फिर उसके बाद यहां पे दिया हुआ है Me और ये दिया हुआ है ET, अल्फा एच का संख्या कितना हो गया बच्चों, देखो ET में यानी इथाइल में अल्फा एच 2, मिथाइल में 3 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, यहां पे अल्फा एच का संख्या कितना हो गया 10 हो गया। यानी कि अगर हम लोग यहां पे देखें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन यहां पे होगा सेकंड, उसके बाद होगा 3 और सबसे कम स्टेबल यहां पे होने वाला है 1। इस तरीके से हम लोग किसी भी एल्कीन का निकाल सकते हैं स्टेबिलिटी। लेकिन इतना से काम चल जाएगा क्या सर, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इतना से अगर काम चल जाता ना तो सब कोई आज डॉक्टर इंजीनियर बन गया होता, इससे भी थोड़ा आगे निकलना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। यस, यहां तक अगर आप देख रहे हैं तो और आगे थोड़ा देख लीजिए, मजा आएगा आप लोगों को। थर्ड में देखिए, जैसे कि ये दिया हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, ये दिया हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको हम लोग कहते हैं जेमिनल एल्कीन, या फिर इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं आइसोब्यूटेन। बच्चों जेमिनल हम लोग टर्म किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जेमिनल इस्तेमाल करते हैं जब एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप दिया हुआ है सिमिलर, 2 सिमिलर ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर दिया हुआ है, इसी के लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं जेमिनल। ये हो गया जेमिनल एल्कीन यानी कि आइसोब्यूटेन। उसके बाद यहां पे एक ऐसा दे रहा हूं जिसमें कि ये CH3 एंड CH3 के साथ H है, इसको हम लोग कहते हैं सिस 2 ब्यूटेन, बिल्कुल ये हो गया सिस 2 ब्यूटेन। और उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहां पे कुछ H के साथ CH3 एंड CH3, इसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों ट्रांस 2 ब्यूटेन, ये दिया हुआ है थर्ड। आपको यहां से पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बता सकते हो क्या। मैं बताता हूं पहले इसका आंसर और फिर इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि इसका रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आंसर बताऊं, सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे होता है जेमिनल एल्कीन यानी आइसोब्यूटेन, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों यहां अल्फा एच का संख्या देखो ना, यहां भी 6, अल्फा एच का संख्या तीनों में कॉमन हो गया, यहां भी 6, यहां भी अल्फा एच का संख्या 6 और यहां भी अल्फा एच का संख्या आप देखो कितना हो गया 6। जब अल्फा एच तीनों में सेम हो गया, आखिरकार अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो देखना पड़ेगा। देखते हैं, इंतजार करिए। तो यहां पे हम लोग कहेंगे 1 के बाद हो जाएगा ट्रांस। ट्रांस में हम लोग देखते हैं रिपल्सन नहीं है, ये दोनों मिथाइल दूर दूर है, रिपल्सन तो है नहीं, यहां पे दोनों क्लोजर है, रिपल्सन होगा। तो ट्रांस और सिस में हम लोग यहां पे कहेंगे ट्रांस होगा मोर स्टेबल सिस से। और हम लोग अब देखते हैं आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ये जेमिनल वाला जो कि एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल था, वो यहां पे ज्यादा स्टेबल हो गया है सिस और ट्रांस से। बताऊं क्या, जानना चाहोगे क्या? यस सर, बिल्कुल जानना चाहेंगे। देखो बच्चों, मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि क्या ऐसा होता है। जेमिनल एल्कीन जब एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल है, वो ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, और ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। सुनिए होता क्या है, सबसे पहले यहां पे देखने का कोशिश करोगे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जब यहां पे होगा इस तरीके से, जब दोनों मिथाइल एक ही कार्बन के ऊपर है, तो हाइपर कंजुगेशन जो होगा वो इस तरह से होगा, ऐसा ही होगा ना।
इसमें भी देखोगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा, यानी दोनों मिथाइल सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो दोनों मिथाइल जब सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इस प्रकार के हाइपर कंजुगेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर हाइपर कंजुगेशन। कैसा कहते हैं बच्चों? लीनियर हाइपर कंजुगेशन कहते हैं इसके केस में। लेकिन अगर आप देखो इसके बाद कौन था स्टेबल? ट्रांस। ट्रांस था सेकेंड नंबर पे। तो ट्रांस में आप देखोगे तो दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये कह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, क्योंकि ये sp3 से sp2 की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा। ये वाला कह रहा है कि नहीं, हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। ये दोनों मिथाइल सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये वाला एक दूसरे के मूवमेंट को अपोज कर रहा है। इस प्रकार के हाइपर कंजुगेशन को यहां पे हम लोग कहते हैं क्रॉस हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। और आप लोग जानते हो कि लीनियर और क्रॉस में ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? लीनियर हाइपर कंजुगेशन होता है। लीनियर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा यहां पे इफेक्टिव होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग सिस लेते हैं, सिस, तो अगर इसके केस में सिस फॉर्म लेते हैं जो ये है, जहां रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इसमें भी देखोगे बच्चों, ये कार्बन कह रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, sp3 से sp2 जाएगा, और ये वाला कह रहा है कि इधर से इधर जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन sp3 से sp2 जाएगा। यानी कि सिस के केस में भी क्या हो रहा है? क्रॉस हाइपर कंजुगेशन। क्रॉस हाइपर कंजुगेशन इस तरीके से हो रहा है। यानी कि ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? लीनियर। तो लीनियर होता है मोर इफेक्टिव। उसका रीजन भी बता देता हूं कि क्यों होता है मोर इफेक्टिव। ऐसा देखिए कि होता क्या है, जब इसमें हाइपर कंजुगेशन करोगे बच्चों, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? CH2 माइनस। और ये वाला CH3 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। हमने इसके साथ मान लिया कि हाइपर कंजुगेशन हमने करा दिया। यहां पे डबल बॉन्ड के साथ ये कर दो CH2, और यहां क्या कर दो? H+। ऐसा हो गया ना? समझोगे बातों को, समझा रहा हूं, ये सब कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं। अब यहां पे मान लीजिए कि ये पाई बॉन्ड को हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया। तो जब हमने इसको शिफ्टिंग किया तो कुछ ऐसा बनेगा, C के साथ H, C के साथ -H, और यहां पे रहने देते हैं CH3 को, और यहां पे C के साथ H और H, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या? पॉजिटिव चार्ज H+। यहां भी अगर आप करते हो हाइपर कंजुगेशन, तो मान लीजिए ये पाई बॉन्ड हमारा यहां से यहां शिफ्ट हो गया, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा कि C के साथ H डबल बॉन्ड, C के साथ H, और फिर इसके केस में आपको दिखने वाला है CH3। और सॉरी, यहां पे पाई बॉन्ड तो खत्म, यहां पे एक बॉन्ड बचेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, और फिर इस कार्बन के साथ आपको 2H यहीं पे दिखता है, यहां डबल बॉन्ड के साथ H+ दिखता है। बच्चों सुनो, ये जो कार्बे एनाइन बना कितना डिग्री बना? 1 डिग्री। ये जो कार्बे एनाइन बना कितना डिग्री बना? 2 डिग्री। और ये जो कार्बे एनाइन बना कितना डिग्री बना? 2 डिग्री। आप जानते हो कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बे एनाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन आयन। तो ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? जहां पे मोर स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है। तो मोर स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है फर्स्ट में, तो मोर इफेक्टिव यहां पे हम लोग कहते हैं कि होता है लीनियर हाइपर कंजुगेशन। यस, लीनियर हाइपर कंजुगेशन मोर इफेक्टिव होता है, ठीक है ना, जिसके कारण कि हम लोगों ने कहा था जेमिनल ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से, और ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा सिस से। यस, यानी कि आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन ट्रांस टू ब्यूटीन, एंड ट्रांस टू ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस टू ब्यूटीन। और ट्रांस और सिस में आपको पूछा जाए कि ज्यादा स्टेबल ट्रांस क्यों है, वहां पे कहोगे कि ट्रांस में दोनों मिथाइल दूर दूर है, रिपल्सन कम होता है, और सिस में दोनों मिथाइल क्लोजर है, रिपल्सन ज्यादा होता है। यही कारण है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, क्योंकि लेस रिपल्सन होता है ट्रांस में। ये रीजन आप लोग यहां पे कह सकते हो। एमएस का मतलब है मोर स्टेबल, और 2 डिग्री वाला होता है कार्बन आयन लेस स्टेबल। यही रीजन है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है ड्यू टू लीनियर हाइपर कंजुगेशन, तो लीनियर हाइपर कंजुगेशन यहां पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव होता है। इस तरीके से हम लोग यहां पे हाइपर कंजुगेशन को कर सकते हैं। लेकिन अभी रुकिए, अभी और बताने वाले हैं आपको मैं और बताऊंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन। देखिए, जो भी क्वेश्चन का नंबर होगा, नंबर तो मुझे याद नहीं रहता उतना। तो यहां पे यह है साइक्लोप्रोपीन, यह है साइक्लोब्यूटीन, और यह है साइक्लोपेंटीन, और यह है साइक्लोहेक्सीन।
अब इसके केस में आपसे पूछे जाते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों अल्फा एच के आधार पे अब आंसर नहीं बताना होगा, यहां पे देखना पड़ता है एंगल स्ट्रेन। क्या देखना पड़ता है? एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन कहने का मतलब हुआ, यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एंगल स्ट्रेन, तो एंगल स्ट्रेन का मतलब हुआ अपोजिंग फोर्स इन एंगल। अपोजिंग फोर्स इन एंगल मतलब यहां पे देखो, यहां पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट हाइब्रिडेशन होता है sp2, और जब हाइब्रिडेशन sp2 हो गया तो रिक्वायर्ड एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री यहां पे होना चाहिए, लेकिन है कितना? अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री है कितना? 60। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन चाहिए 120, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री है कितना? 60। इसलिए यहां पे कहते हैं कि 60 का डिफरेंस है। तो 60 का जब डिफरेंस हो गया, यहां पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। यहां पे देखोगे तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन चाहिए 120, क्योंकि sp2 है कितना? 90, तो थोड़ा सा घटा एंगल स्ट्रेन। यहां पे चाहिए कितना? 108, 108 डिग्री चाहिए, और यहां पे है कितना? है यहां पे 108, और चाहिए कितना? 120, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन यहां पे sp2 है, तो चाहिए यहां पे 120 और है कितना? 108। यहां पे चाहिए 120 और है भी 120, इसलिए इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। तो 6 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। इसके कारण यहां पे कहेंगे कि जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है एंगल स्ट्रेन घटते चला जाता है, डिक्रीज करता है एंगल स्ट्रेन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, यहां पे 1। तो सबसे ज्यादा अपोजिंग फोर्स फर्स्ट में है, क्योंकि चाहिए 120 और है कितना? अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री है वहां पे 60, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन चाहिए 120, इसलिए एंगल स्ट्रेन यहां पे सबसे ज्यादा है, सबसे कम स्टेबल है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको क्वेश्चन यहां पे देता हूं जिसमें कि ध्यान से देखोगे, वो ऐसा दिया हुआ है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें यहां पे दिया ये पाई बॉन्ड, फिर एक ऐसा दिया जिसमें यही सब कुछ है लेकिन पाई बॉन्ड यहां कर दिया, और इसके बाद फिर यहां पे ऐसा कर दिया, ये कर दिया थर्ड। आपको यहां से पूछता है कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। देखो, जब भी आपको पाई बॉन्ड 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग के अंदर हो, 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड हो, तो वहां पे आपको अल्फा एच के आधार पे नहीं देखना है स्टेबिलिटी, अल्फा एच नहीं देखना है, वहां देखना है एंगल स्ट्रेन। तो कहते हैं कि इफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन 3 member ring and 4 member ring, then stability decided on the basis of angle strain, not on the basis of alpha h। तो देख करके लगेगा कि सर जी 2 to 4 to 6 to 8 अल्फा एच है, यहां पे लगेगा 2 to 4 अल्फा एच है, और यहां पे 2 to 4 15 अल्फा एच है। देखने में आपको लगेगा बच्चों कि सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे 3 होना चाहिए, लेकिन वो सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग। तो यहां पे हम लोग देखेंगे ये कार्बन हो चुका है 4 मेंबर रिंग का जो एंगल है, 4 मेंबर रिंग का जो ये एंगल है वो दोनों क्या हो चुका है? sp2। मतलब दोनों का रिक्वायरमेंट कितना हो चुका है? 120 डिग्री एंगल है कितना? 90, इसलिए यहां पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। लेकिन यहां देखिए, यहां पे आपको पता चल रहा होगा सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो यहां पे दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो जब sp3 हाइब्रिडेशन है तो एंगल कितना होना चाहिए? डिमांड कितना होगा? डिमांड हो गया 109 डिग्री 28 मिनट, और यहां डिमांड कितना हो गया? 120, और 90 कॉमन है, 90 तो होता ही है, जो भी 4 मेंबर रिंग है 90 डिग्री कॉमन है, लेकिन यहां पे रिक्वायरमेंट है 120, और यहां रिक्वायरमेंट है मात्र 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां रिक्वायरमेंट कम है, यहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है मतलब एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा, और जहां रिक्वायरमेंट कम है एंगल का, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है, एंगल स्ट्रेन कम होगा। और यहां देखिए, यहां पे जो है बच्चों, सॉरी यहां पे गलत बना दिया है, इसमें h होगा ही नहीं, यहां पे इसको हटा दीजिए, h नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 4 पॉइंट पहले से बना हुआ है, h सिर्फ यहां होगा। यहां देखिए, यहां पे एक h है, तो आप यहां पे दिखा दोगे, इसके केस में इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ऊपर वाला क्या हो गया? sp2। इसके केस में बच्चों आप देखोगे तो 4
फोर मेंबर रिंग जहां कहीं भी हो वहां पे देखा जाता है उसका स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल स्ट्रेंथ। तो यहां पे आप देखोगे एक कार्बन का डिमांड है sp2 और एक कार्बन का डिमांड है 109, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गया, क्योंकि यहां दोनों एंगल का रिक्वायरमेंट था 109 डिग्री 28 मिनट। यहां एक का रिक्वायरमेंट है 109 डिग्री 28 मिनट, एक का है 120 डिग्री, और यहां दोनों का रिक्वायरमेंट है 120 डिग्री। मतलब फोर मेंबर रिंग के अंदर या थ्री मेंबर रिंग के अंदर जैसे जैसे sp2 कार्बन का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसका स्टेबिलिटी घटेगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 2, उसके बाद होगा 1 और सबसे कम स्टेबल होगा 3। तो थ्री मेंबर एंड फोर मेंबर रिंग के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या यहां पे बढ़ते चला जाता है प्यारे बच्चों, यहां पे एंगल स्ट्रेंथ बढ़ते चला जाता है, और अगर एंगल स्ट्रेंथ बढ़ते चला गया तो उसका स्टेबिलिटी वहां पे घटता चला जाता है। यानी कि एंगल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपको कराने वाला हूं, इस तरीके से ही आपको दिया हुआ है, जिसमें कि 2 है 6 मेंबर रिंग और एक दिया हुआ है 4 मेंबर रिंग, ऐसा। और इस बार एक पाई बॉन्ड यहां है, एक पाई बॉन्ड यहां है, इस तरीके से ये फर्स्ट दे दिया। उसके बाद यहां पे देखेंगे इसी प्रकार का स्ट्रक्चर दिया है, बस पाई बॉन्ड के पोजीशन को परिवर्तन किया है, और इसके बाद कुछ ऐसा दिया है जिसमें कि यहां पे दिया है पाई बॉन्ड, और फिर इसके केस में यहां दिया है, और इस बार दोनों पाई बॉन्ड ऐसा दिया है। अब बोलिए तो इसमें इस एल्कीन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? क्या आपको पकड़ में आ रही बात? इस एल्कीन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बच्चों आपको पता है 6 मेंबर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड स्टेबल होता है, एंगल स्ट्रेंथ नहीं होता है वहां पे, लेकिन 3 मेंबर एंड 4 मेंबर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। तो जब भी 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड दिया हुआ है, वहां पे उस एल्कीन का स्टेबिलिटी अल्फा एच के आधार पे नहीं देखते हैं, वहां देखते हैं एंगल स्ट्रेंथ के आधार पे। यहां देखोगे 4 मेंबर रिंग का 2 एंगल sp2 डिमांड कर रहा है और 2 एंगल sp3, यहां पे चारों एंगल डिमांड कर रहा है sp2। यहां जो 4 मेंबर रिंग है उसका चारों एंगल डिमांड कर रहा है sp2 हाइब्रिडेशन है, चारों का 120 डिमांड है, चारों का 120 डिग्री डिमांड है, क्योंकि चारों sp2 है। यहां पे चारों क्या है sp3। तो जैसे जैसे 4 मेंबर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड बढ़ते चला जाता है, यानी 4 मेंबर रिंग का जो एंगल है sp2 हाइब्रिडाइज्ड बढ़ते चला जाता है, उसमें एंगल स्ट्रेंथ बढ़ते चला जाता है और वो कम स्टेबल होता है। यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3, उसके बाद होगा 1 और सबसे कम स्टेबल होगा 2, क्योंकि 2 में चारों एंगल में पाई बॉन्ड दिया हुआ है। तो जैसे जैसे 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड बढ़ता है, यानी sp2 कार्बन का संख्या बढ़ता है, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन चिंता नहीं करना है, आपको अगले लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे हाइपर कंजुगेशन के द्वारा, ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा। पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 था हाइपर कंजुगेशन का, जो बेसिक बात जितना था सब कुछ मैं रखने का कोशिश किया हूं, इतना आप इंजॉय किए होंगे जरूर, और इसको आप लोग अपने मॉड्यूल में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, इससे ज्यादा कुछ बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, जितना हो सके उतना ईमानदारी से अपनी तरीके से कर्म करते रहें। अच्छा कर्म करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे, टाइम को बर्बाद करेंगे तो आपको बुरा फल और उस टाइम बर्बाद करने का रिजल्ट जरूर खराब ही मिलेगा। इसलिए टाइम को जितना हो सके उतना यूज करिए और अच्छे काम में लगाइए समय को, उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहला प्रायोरिटी देना है आपको अपने हेल्थ पे। अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, जीवन में कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना टाइम जब स्वस्थ रहते हैं तो लगाया कीजिए, आप अपना पढ़ाई पे ईमानदारी से पढ़ेंगे, जरूर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और आप अपने लाइफ में बहुत अचीवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।